नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन MP टेट में। तो दोस्तों, मैं सुनील अहिरवार आप लोगों का बहुत बहुत मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 में जो होने वाली है मध्य प्रदेश की, तो जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है वह विद्यालय जाता है, ऑप्शन बी है वह खाना खाती है, ऑप्शन सी है वह लेटकर खाना खाता है, ऑप्शन डी है दाल में घी डाल देना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया जो नहीं है वो हो जाएगी वह लेटकर खाता है। तो पहले का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। पाठ्य पुस्तक डैश 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 है। पाठ्य पुस्तक क्या है बताना है। ऑप्शन ए है साधन है, बी है साध्य है, सी है एकमात्र सामग्री है, डी है अनावश्यक है। तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक जो होती है वो होता है आपका साधन। तो पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड का ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है बताना है। ऑप्शन ए है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, बी है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, ऑप्शन सी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ऑप्शन डी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। तो दोस्तों, जो थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। यह कथन भाषा कौशलों के संदर्भ में उचित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य क्या है बताना है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन, बी है संश्लेषण, सी है बोध और डी है विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ज्ञानात्मक पक्ष से अंतिम उद्देश्य जो है वो संश्लेषण से है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण और दोषों की आलोचना करनी पड़ती है दोस्तों। ऑप्शन ए है व्यास विधि, बी है तुलना विधि, सी है खंडनयी विधि और ऑप्शन डी है समीक्षा विधि। तो फिफ्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समीक्षा विधि जो है गद्य के गुण दोषों की आलोचना करती है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है निम्न में से। ऑप्शन ए है मैं आपकी महानता से परिचित हूँ, और बी है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, सी है मैंने तेरे को कहा तो था, ऑप्शन डी है वह खाई बहुत गहरी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने तेरे को कहा तो था, यह अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन 6 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा क्रिया का अंग कौन सा नहीं है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा क्रिया का अंग कौन सा नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है उद्देश्य कथन, बी है शिक्षण, सी है पुनः शिक्षण और डी है पाठ्य योजना का निर्माण। तो दोस्तों, 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य कथन, जो कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा क्रिया का अंग नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है बताना है। ऑप्शन ए है गीत प्रणाली, बी है अभिनय प्रणाली, सी है गीत व अभिनय प्रणाली और डी है अनुच्छेदन प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गीत व अभिनय प्रणाली जो है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों में किस तरह के सवाल उनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों में किस तरह के सवाल उनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं बताना है। ऑप्शन ए है पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को रोकने वाले। ऑप्शन बी है क्या शिक्षा मिलती है वाला। ऑप्शन सी है यदि तो वाले। ऑप्शन डी है क्या शिक्षा मिलती है वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़े हुए पाठ को जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को करने वाले, यह जो है इनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है बातचीत करना, बी है अपने अनुभवों का वर्णन, सी है संवाद अदायगी और डी है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अपने अनुभवों का वर्णन। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका जो है अपने अनुभवों का वर्णन है। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए है बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बी है बच्चों के भीतर अविश्वास बढ़ता है, ऑप्शन सी है बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, ऑप्शन डी है बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से जो है बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। निम्न में से मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा कौन सी है। निम्न में से मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा कौन सी है बताना है। ऑप्शन ए है मौखिक परीक्षा, बी है लिखित परीक्षा, सी है प्रयोगात्मक परीक्षा, डी है लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में से मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा जो है वो हो जाएगी आपकी मौखिक परीक्षा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है। भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है बताना है। ऑप्शन ए है लेखन, बी है वाचन, सी है व्याकरण और डी है श्रुतलेख। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा के रूप की सार्थक शुद्ध व्यवस्था श्रुतलेख कहलाती है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तद्भव आप लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों, तो वही तद्भव बताना है। तो ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है कर्ण, ऑप्शन सी है चंद्र, ऑप्शन डी है आग। तो दोस्तों जो आग जो है वो है तद्भव शब्द है। तत्सम इसका अग्नि का आग हो जाएगा, अग्नि इसका तत्सम होता है, तद्भव आग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 प्रयोजनाओं का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने निम्न भागों में नहीं किया है। प्रयोजनाओं का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने निम्न भागों में नहीं किया है। ऑप्शन ए है रचनात्मक, बी है उपभोक्तात्मक, सी है समस्यात्मक और डी है संदेहात्मक। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक ने जो है संदेहात्मक प्रयोजनाओं का वर्गीकरण नहीं किया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो दोस्तों जैसा कि आयोग एक पैसेज देता है हिंदी के पेपर में, वैसा ही एक मैंने पैसेज भी सेट किया है, मैंने पढ़ लिया है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे डैश डैश डैश। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे क्या कहते हैं बताना है। ऑप्शन ए है उसे इतनी फुर्सत रहती है कि हरदम वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करता रहे,
बी है उसे सभी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता होती है, सी है उसे कोई हरा नहीं सकता और डी है उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हर दम वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हर दम वह दूसरों की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करता रहे। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम डैश डैश डैश। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम, ऑप्शन ए है उससे मित्रता करने लगते हैं, ऑप्शन बी है उससे घृणा करने लगते हैं, ऑप्शन सी है उससे घृणा नहीं करते हैं, ऑप्शन डी है उससे अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उससे घृणा करने लगते हैं। किसी को अपने ईर्ष्या करते देख बदले में हम उससे घृणा ही करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार है कि। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार है कि बताना है। ऑप्शन ए है आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए, बी है ईर्ष्यालु से मित्रता की जाए, सी है किसी से भी ईर्ष्या ना की जाए, ऑप्शन डी है ईर्ष्यालु को दंडित किया जाए। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए। तो ए हमारा 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार डैश डैश डैश। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार क्या है बताना है। ऑप्शन ए है जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता, बी है जो वेग ईर्ष्या में होता है वह क्रोध में नहीं होता, ऑप्शन सी है क्रोध एवं ईर्ष्या में कोई वेग नहीं होता, ऑप्शन डी है क्रोध एवं ईर्ष्या में बराबर वेग नहीं होता है। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यह कथन सत्य है। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में आपको गद्यांश पढ़ना है अच्छे से और बताना है कि निम्नलिखित किस शब्द का उपयोग गद्यांश में नहीं किया गया बताना है। ऑप्शन ए है निरपराध, ऑप्शन बी है संतोष, सी है भावना और डी है निष्फल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, भावना शब्द का जो उपयोग है उपयुक्त शब्द में नहीं किया गया है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से मनोविकार में कौन सी शब्द संधि है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से मनोविकार में कौन सी संधि है बताना है। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है अयादि संधि, डी है दीर्घ संधि। तो दोस्तों देखने से ही लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर विसर्ग संधि होगा, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम मनः धन विकार, इसका संधि विच्छेद होता है तो विसर्ग आया है संधि में, तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा क्या है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा क्या है बताना है। ऑप्शन ए है ईर्ष्या, बी है उद्योग, सी है आशा और डी है उद्योग और आशा। तो 22 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योग और आशा जो है ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से पाप पुण्य में कौन सा समास है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। पाप पुण्य में कौन सा समास है बताना है। तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है द्वंद्व समास और डी है कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। तो पाप पुण्य में जो है द्वंद्व समास होता है। और दोस्तों द्वंद्व समास की एक ट्रिक भी होती है, बीच में ये डैश जहाँ लगा होता है वो द्वंद्व समास ही होता है लगभग 99%। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं शब्द, जैसे पाप अगर लिखा है तो इसका पुण्य हो गया, और यदि यहाँ पे माता होता और बीच में डैश लगा होता तो यहाँ पर पिता है। काफ़ी टाइम देखा गया है कि यहाँ पर अपोजिट वर्ड ही हमेशा होता है और बीच में डैश अगर लगा है तो वो 100% द्वंद्व समास ही होता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि काव्यांश एक गद्यांश और एक काव्यांश आता है, तो काव्यांश को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और उत्तर देना है। तो मैंने पढ़ लिया है, आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। निम्न में से उपयुक्त ये जो यहाँ पर ये दिया है ना काव्यांश, इसको पढ़ना है। ये किस किस रचयिता के द्वारा लिखा गया, हमें ये बताना है। तो 24 है, निम्न में से उपयुक्त रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है जीवन शुक्ल, सी है आलोकनाथ उपाध्याय, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 24 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे आपके जीवन शुक्ल जी। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है। किस शब्द मतलब ये जो शब्द दिए हैं इन शब्द के जोड़ों का इसमें प्रयोग किया गया है बताना है। तो ऑप्शन ए है ढकढक, बी है मांग मांग, सी है युग युग और डी है कड़कड़। तो दोस्तों कड़कड़ शब्द का जो है शब्द युग में प्रयोग किया गया है, बाकियों का नहीं किया गया है। तो डी हमारा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। टूट नहीं पाता है डैश डैश डैश, धरती पी जाती है होठों होठों में पीर। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी का भार, सी है अंबर का धीर, सी है प्रकृति का प्रेम और डी है रजनी का साथ। तो दोस्तों 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टूट नहीं पाता अंबर का धीर, धरती पी जाती है होठों में पीर। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा शब्द आशीष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आशीष का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है आशीर्वचन, बी है आशीर्वाद, सी है अभिशाप और डी है शुभकामनाएं। तो आशीष का जहाँ तक उम्मीद है आप सभी को पता होगी। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिशाप जो है आशीष का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आशीष वचन, आशीर्वाद और शुभकामना ये सभी आशीष का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों सी हमारा 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। असमय में कबीर के गीतों का साथ डैश 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 शबनम का माथ। तो ऑप्शन ए है पोंछ रहा कमलों से, बी है आंसुओं से, सी है भावनाओं से, डी है प्रकृति से। तो दोस्तों 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोंछ रहा कमलों से। असमय में कबीर के गीतों का साथ पोंछ रहा कमलों से शबनम का माथ। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से दुर्दिन का अर्थ क्या है। दुर्दिन का अर्थ क्या है बताना है। ऑप्शन ए है गुण के विरुद्ध नाम होना, बी है बुरा समय होना, सी है अपने मतलब की बात करना और डी है उम्र कम बुद्धि अधिक होना। तो 29 का जो हमारा दुर्दिन का अर्थ होता है वो होगा बुरा समय होना। दुर्दिन का अर्थ होता है बुरा समय होना। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों एक गुजारिश है आप सभी से, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्न में से नीति निपुण में कौन सा समास है। नीति निपुण में कौन सा समास है बताना है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है कर्मधारय समास। तो कुछ दोस्तों नीति निपुण में जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर 30 का। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब आगामी पात्रता परीक्षा आने ही वाली है, 2-3 महीने बचे हैं लगभग, तो सभी की तैयारी अच्छे से हो जाए। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चंस लेके आता हूँ, हिंदी के, बाल विकास के और EVS के। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।